हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं। आप सभी के लिए पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में भूगोल का पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए जितने भी एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपकी 2025 के बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है, 100% मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये देख सकते हैं वायरल पेपर है आप सभी के लिए, और सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर भूगोल का पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं पड़ता तो पेपर कोड भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 908 LF पेपर कोड है। अपना आप एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, यहाँ पर आप अनुक्रमांक लिख लीजिएगा और नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, 2022 का ये एक वायरल पेपर है भूगोल जियोग्राफी का। ठीक है, नए पैटर्न पर आधारित इसमें सभी प्रश्न हैं जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में सीधे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आपका भूगोल में 70 नंबर का पूर्णांक होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल का होता है, तो वो स्कूल की तरफ से दिया जाता है। उसको हटाकर आपको 70 नंबर प्राप्त करना है लिखित, यानी जब आप लिखेंगे प्रश्न का उत्तर तब जाकर आपको 70 नंबर दिया जाएगा। टाइमिंग देख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए यही टाइमिंग होता है, वो चाहे क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए नोट में जो जानकारी दी हुई है इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हर एक स्टूडेंट को यही बताता हूँ कि हर एक मॉडल पेपर में जब भी आप पेपर दीजिएगा, जो निर्देश दिया होता है उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें कॉपी में प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो आपको ये पेपर को अच्छे से कंप्लीट 15 मिनट आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, निर्देश में कि सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। जो भी प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग देंगे तभी जाकर आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखें क्या है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है। फिर प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। फिर प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय है, जिनके प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। ठीक है, और 25 एवं 26 मानचित्र संबंधित कार्य है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने, यानी जो भी प्रश्न दिया होगा उसके अंक दिए होंगे कि कितने नंबर का वो प्रश्न दिया हुआ है। उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तर पुस्तिकों में पुष्टि कीजिए। ठीक है, यानी पूरा आपको प्रश्न उत्तर के सहित और जो मानचित्र से संबंधित है उसके बारे में भी आपको जहाँ पर जानकारी देनी होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखिए जो जानकारी है स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप इसमें टाइम वेस्ट किए, तो जानकारी में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए 8 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने निर्देश में पढ़ा होगा। तो इसके चलिए आंसर के बारे में भी जान लेते हैं, जो आपके भूगोल से लिया गया है, चैप्टर से। जो आपका भूगोल है हर एक चैप्टर से लिया गया है। देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे कम है, यानी कौन सा वो धार्मिक समुदाय है जो भारत में भैया सबसे कम है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जैन हो जाएगा या सिख हो जाएगा या मुस्लिम हो जाएगा या ईसाई। तो इनमें से राइट आंसर आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका जैन हो जाएगा, यानी पहले नंबर क्वेश्चन का ए जैन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियाँ का प्रकार है। मैंने काफ़ी बार इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताया हूँ। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, वीडियोज को देखते होंगे, उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सी हो जाएगा। जो सड़क के किनारे विकसित जो मानव बस्तियाँ हैं वो रेखीय प्रकार की हैं। ठीक है, तो दूसरे का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पेपर हम आप लोगों के साथ हल कर रहे हैं। यदि आप लोगों को ये पेपर चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं नोट्स और PDF वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन,
देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गन्ना की भी उत्पादक राज्य की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर चावल आ जाए, तब आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। और एक एक नंबर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, हरियाली एक परियोजना है। ठीक है, तो जो हरियाली एक परियोजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका सी नंबर से यानी जल संभर विकास से संबंधित है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। जिनको भी आंसर पता है कमेंट में ईमानदारी से बता दीजिए, बिना कोई गूगल और बुक से देखे हुए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रानीगंज जो डॉट डॉट दिया हुआ है इसी में हमारा सही विकल्प आएगा। रानीगंज खनन के लिए प्रसिद्ध है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं कोयला लिख देता हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। देखिए, रानीगंज कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, देख लीजिए सटीक क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, तो 5 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती हैं। ठीक है, जो थारू जनजाति है वो भारत में कहाँ निवास करती हैं स्टूडेंट, तो वो आपका हो जाएगा तराई क्षेत्र में, यानी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज विकास परियोजना किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, 7 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज विकास परियोजना है वो दिल्ली को जोड़ती है, चेन्नई को, कोलकाता और मुंबई, ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, आंसर आपको मिल गया स्टूडेंट। और आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो ले लीजिए, क्योंकि इसी से अच्छे से तैयारी आपकी हो पाएगी। बोर्ड एग्जाम में टाइम कम बचा है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है हर एक सब्जेक्ट का, तो आपको हमारे चैनल से अभी जुड़ जाना है। मैं हर एक सब्जेक्ट की तैयारी पूर्ण रूप से कराता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो जो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है वो कौन सा व्यापार कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाह्य व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो इनमें से सी वाला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये अंतर्देशीय व्यापार है। ठीक है, तो 8 नंबर का सी राइट आंसर हो जाए। चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। यहाँ पर देखिए, ये भी 8 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो इसका भी मैंने आंसर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्या हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख जनांकिकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो हमें भारत की जो प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएं हैं इनके बारे में बेसिकली बताना है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना आदि भारत की प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं स्टूडेंट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो पल्ली बस्ती है इसको आप लोगों को परिभाषित करना है। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर आपका देख सकते हैं दिया हुआ है, तो उत्तर देख लीजिए। कभी कभी व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक विलगांव के कारण गुच्छित बस्तियां विखंडित हो जाती है, यद्यपि विखंडित होने के बाद उन सबका नाम एक ही रहता है। इन विखंडित भागों को ही पल्ली बस्ती कहा जाता है, यानी जो गुच्छित बस्तियां हैं इसका अपोजिट, यानी गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, सामाजिक विलगाव के कारण गुच्छित बस्तियां विखंडित हो जाती हैं। तो उसी को जो उन सबका नाम एक ही रहता है उसी विखंडित भागों को ही पल्ली बस्ती कहा जाता है। इन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला और इसमें है ढांडी, यहाँ पर देखिए ढांडी इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर मैंने दे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के 2 जूट उत्पादक राज्यों के नाम बताइए।
ठीक है, हमें 2 जोड़ राज्यों के नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल तथा दूसरा हो जाएगा असम। ठीक है, पश्चिम बंगाल और असम, और विश्व की बात की जाए तो शायद बांग्लादेश हो जाएगा। क्या मैं सही आंसर बता रहा हूँ बांग्लादेश? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। नव निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट कि नव निश्चयवाद को हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है, परिभाषित करना है। तो उत्तर देखिए, ऑस्ट्रेलियाई भूगोलविद ग्रेफ्थ टेलर ने 1920 में नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। ये संकल्पना 2 विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है। नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, रुको और जाओ के निश्चयवाद के नाम से किनको जाना जाता है? नव निश्चयवाद को। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि भैया रुको और जाओ निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, सबसे पहला है आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र तथा तीसरा है जनसांख्यिकीय क्षेत्र। ठीक है, यह मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्र हैं जो कि आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या पूछा गया है, द्वितीय ठीक है क्रिया तथा तृतीय क्रिया के 2-2 उदाहरण दीजिए। हमें इसके 2-2 उदाहरण देना है। तो उत्तर देखिए, द्वितीय क्रिया का है सबसे पहला कुटीर उद्योग एवं दूसरा है विनिर्माण उद्योग। तृतीय क्रिया का है बैंकिंग सेवा एवं पर्यटन उद्योग। ठीक है, तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। इसी तरीके से आप लोग प्रश्नों का आंसर लिखेंगे। ठीक है, उत्तर देंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, मॉडल पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को तैयार कर लेना है। उत्तर देखिए, कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन की उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। निजी उपभोग के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुटीर उद्योग किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। यहाँ पर देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो सबसे पहला हो जाएगा रानीगंज तथा दूसरा झारिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि 2 नंबर आपको दिलाकर दे दिया जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा 8 अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि भूगोल में प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिया भी हुआ है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया क्या हुआ है कि मानव भूगोल के प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जो मानव भूगोल के प्रमुख उपागम हैं इनका हमें वर्णन करना है। तो देखिए मानव भूगोल के कौन कौन से उपागम हैं, जैसे क्षमता उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम और न्यूनतम क्षमता उपागम। ये 4 प्रकार के इनके उपागम हैं, चूँकि चैप्टर 3 मानव विकास में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं के विभेद कीजिए, यानी अंतर बताइए दोनों में। तो जो आपका चैप्टर 4 है प्राथमिक क्रियाएं, उनसे लिया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो चैप्टर 5 है उससे लिया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 20 नंबर की, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का प्रकाश डालिए। तो आपका जो सेक्शन ए का सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर है, उससे लिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी इसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है स्टूडेंट। ठीक है, समझ लीजिए 50 शब्दों में देना है और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों का विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो जो आपका खनन चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है। तो टोटल 6 क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तैयार कर लोगे तो आपका 70 में से 70 पक्का रहेगा। और आप लोगों ने टॉपिक वाला वीडियो हमारा नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा।
ठीक है। अब हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। भूगोल का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखिए, जो कि 2 ही क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। करना आपको 2 ही क्वेश्चन है, जिसके लिए 12 नंबर आपको दिया जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को 100 से लेकर 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में बताना, तब जाकर आपको एग्जामिनर 6 नंबर देगा। उसके बाद में देखिए अथवा यहाँ पर लगा हुआ है। मान लीजिए कि ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो आप ये जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना के बारे में आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी आपको प्रश्न का उत्तर आता है वो आप लोग कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों ने हमारा कॉपी का वीडियो नहीं देखा है कि भूगोल की कॉपी कैसे लिखें, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट। आपका 70 में 70 लाने का एक और कदम आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाइए, ठीक है। ये भी 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें भी अथवा लगा है, दोनों में से किसी एक को करना है। फिर उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं, ठीक है। तो दोनों में से भैया किसी एक को करना, चाहे संसाधन संरक्षण क्या है इसके बारे में आंसर दे दीजिए, या इंदिरा गांधी नहर कमान के क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सुझाव पर आप लोग टिप्पणी लिख दीजिए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हमारा आ चुका है स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा, यहाँ पर कोने लिखा है ना, उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक एक नंबर है, एक प्रश्न पर दिया जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है एक नंबर मिलना। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हमारा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा भारत का, जो कि 25 करोड़ की जनसंख्या के सबसे उच्च कोटि पर भारत का जनसंख्या में नंबर 1 पर है, ठीक है। इस राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको करना क्या आप लोगों को, जब कॉपी में जो आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आपको कॉपी में लिखना होगा कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और आपको एक भारत का मानचित्र दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। भारत का जब आपको एक मानचित्र दिया जाएगा उसमें भी आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना रहेगा कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट। जब आप उत्तर प्रदेश को दर्शा देंगे, ठीक है, तब जाकर आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, तब जाकर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका केरल हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा भारत का, ठीक है। और आपका चौथा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी, तो भोपाल हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों को राजधानी सबसे पहले याद रखना है, जैसे हरियाणा का चंडीगढ़, पंजाब का चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, ठीक है, और मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान का जयपुर, ठीक है। इसी तरीके से गुजरात का अहमदाबाद, इसी तरीके से आप लोगों को जो है राजधानी याद करके रखना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ कुछ, क्या यहाँ पर कुछ पाटन लिखा है, ठीक है, लेकिन वह राज्य जहाँ पर कोच्चि पतन, ठीक है, ये देखिए वो राज्य जहाँ पर कोच्चि यानी बंदरगाह जो है कोच्चि पतन स्थित है, उसके बारे में बताना है, तो वो आपका केरल हो जाएगा, जो कि ज़िले का नाम है एर्नाकुलम, ठीक है, ये इसके ज़िले का नाम है। सेम प्रोसेस वहीं इस पर भी है स्टूडेंट। 1 नंबर के क्वेश्चन पर जब आपको आंसर मिलेगा, जो आप आंसर देंगे तो कॉपी में भी लिखना होगा, और जब दर्शाएंगे मानचित्र में तब जाकर आपको एक प्रश्न पर 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर के बाद में 26 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है। देखिए, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। सेम प्रोसेस से 5 नंबर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा है आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र है, तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का राजधानी नगर कैनबरा हो जाएगा, या जापान की राजधानी नगर आपका टोक्यो हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश, तो स्विट्जरलैंड, ठीक है स्टूडेंट। और 5वां क्वेश्चन है ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर आपका लंदन हो जाएगा,
ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन था विश्व का, 5 क्वेश्चन था भारत का, मैंने आंसर दे दिया है। और यदि आप लोगों को मानचित्र नहीं भरना आता तो मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। मैंने इतिहास का भी मानचित्र बना दिया है, विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र, सबसे आसान तरीका बताया है। और ये भी बताया है कि प्रश्न का आंसर कहाँ से आता है, जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका 10 नंबर मानचित्र में फिक्स हो जाएगा। तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिलहाल ये पेपर जो है जियोग्राफी का मैंने कंप्लीट आपको बताया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया है आपको, मैंने ये बताया कि कहाँ पर मिलेगा आंसर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तैयार कर लीजिए। पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल भी दिया है, वहाँ पर भी मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।